Let's start with new topic, and that is some types of square matrices. उसमें फर्स्ट इज, चलो पहले यहाँ लिख देते हैं, मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called a first part idempotent if a square is equals to a. Second is involutory if a square is equals to I. Third is periodic if a raised to power k plus 1 is a. And fourth is nilpotent if a raised to power m is equals to null matrix. ठीक है, तो ये चार तरह की मैट्रिसेस हैं. मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट बोलेंगे अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए. ठीक है, इन्वोल्यूटरी बोलेंगे अगर ए स्क्वायर कैलकुलेट करके आई के बराबर आ जाए. ठीक है, पीरियोडिक का मतलब जैसे फंक्शन वगैरह अगर तुमने पढ़ा है तो पीरियोडिक का मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ए रेस्ट हुआ के प्लस 1 अगर वापस आ जाए तो पीरियोडिक बोलेंगे. कि वे के क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है. ठीक है, निल पोटेंट अगर ए रेस्ट पर एम बराबर नल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ऐसे कैलकुलेट करते रहे, अगर आगे जाके कहीं नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो निल पोटेंट हो गया. ठीक है, अब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से निल पोटेंट में तो निल आ रहा है, निल मतलब जीरो, तो उसका ना क्या है कि ए की पावर को जीरो हो जाना चाहिए. पीरियोडिक में भी याद रखने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंफ्यूज हैं कि पीरियोडिक क्या होता है. पीरियोडिक मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ए रेस्ट हुआ के प्लस 1 ए. ठीक है, इन्वोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट में क्या है, एक में तो ए स्क्वायर ए के बराबर है और एक में ए स्क्वायर आई के बराबर है. तो याद रखने का तरीका मतलब मेरी तरफ से तो ऐसा है कि इन्वोल्यूटरी में आई एन आता है, तो यहाँ पे भी ये आई एन है. तो अगर ए स्क्वायर आई एन के बराबर है तो इनवोल्यूटरी हो गया. अदरवाइज अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर बराबर है. ठीक है, अच्छा अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो मैंने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट ए क्यूब बराबर, अगर इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर ए क्यूब हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा. और ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ए क्यूब भी ए के बराबर हो गया. तो आइडेम्पोटेंट के लिए ए की कोई भी पावर 3 4 5 सब ए के बराबर ही होगा. ठीक है, पहला चीज. दूसरा, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं. ठीक है, नोट 1, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए रेस्ट पर के विल बी ए फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, चाहे कुछ भी हो, कितना ही पावर ले लिया. ठीक है, पहला तो ये हो गया. दूसरा नोट, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, तो ए स्क्वायर का मॉड बराबर मॉड ए या फिर मॉड ए का स्क्वायर बराबर मॉड ए. अब मॉड ए तो एक नंबर होता है, मॉड ए मैट्रिक्स नहीं, मॉड ए तो एक स्केलर नंबर है, समथिंग लाइक एक्स. तो ये तो लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो वहाँ से तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 या 1. उसका मतलब क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा. ठीक है, ओके. फिर थर्ड पार्ट, इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन, अगर मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए. तो इसको अगर मैंने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ए कम हो जाएगा, ए बचेगा, और राइट हैंड साइड पे ए इन्वर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आई. तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है अगर वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता.
ठीक है, तो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैज़ टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो नोट हो गया किसके लिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। अब सेकंड, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी देन, तो इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, इनवॉल्यूटरी में होता क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई एन। ठीक है, दोनों तरफ मॉड लिया तो मॉड स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर आई एन का मॉड, दिस इम्प्लाइज मॉड ए का स्क्वायर बराबर 1, आई का मॉड तो 1 होता है, दिस इम्प्लाइज मॉड ए बराबर 1 और -1। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा कि अगर इनवॉल्यूटरी है तो उसका मैग्नीट्यूड या तो 1 होगा या -1 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। और 1 और -1 होगा तो ऑफकोर्स नॉन सिंगुलर तो हो ही गया अपने आप। ए स्क्वायर बराबर आई एन, अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ए बचा और राइट हैंड साइड पे ए इन्वर्स इज ए मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स को अगर हमने आई एन से मल्टीप्लाई किया तो वापस ए इन्वर्स ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनवॉल्यूटरी है तो फिर वो अपना ही इन्वर्स होगा, उसका इन्वर्स भी वो खुद ही होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज ए स्क्वायर अगर आई है, ठीक है, दोनों तरफ मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बराबर ए हो गया, फिर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए रेज टू पावर 4 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर इज नथिंग बट आई। यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो ए की इवन पावर है वो तो सब आई एन के बराबर होगा, एंड ए का जो ऑड पावर है वो सब ए के बराबर होगा। तो अगर इनवॉल्यूटरी है तो ए का इवन पावर सब आई के बराबर होगा एंड ए का ऑड पावर सब ए के बराबर होगा, फिर एम इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सो कॉल्ड इनवॉल्यूटरी की प्रॉपर्टी आ गई। फिर थर्ड थिंग क्या है, पीरियोडिक। ठीक है, ए रेज टू पावर के प्लस 1 अगर ए है तो वो क्या बोलते हैं, फंक्शन ही सॉरी मैट्रिक्स जो है दैट विल बी कॉल्ड पीरियोडिक, एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि जो नल मैट्रिक्स है ये, ठीक है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इज पीरियोडिक बट पीरियड इज अनडिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। नील पोटेंट का मतलब क्या है, ए रेज टू पावर एम बराबर 0। तो नील पोटेंट के लिए थर्ड पॉइंट, नील पोटेंट के लिए क्या बोला हमने, ए रेज टू पावर एम बराबर नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक बार नल मैट्रिक्स आ गया तो ए रेज टू पावर एम से जो बड़ी पावर है वो सब नल मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि ए रेज टू पावर एम प्लस 1 के लिए मैंने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड तो 0 ही रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एम प्लस 1 हो जाएगा। फिर एक बार और ए से मल्टीप्लाई किया तो एम प्लस 2। उसका मतलब क्या है कि अगर ए रेज टू पावर एम नल मैट्रिक्स है तो दिस वुड इम्प्लाई ए रेज टू पावर के विल बी नल मैट्रिक्स फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। पहला चीज तो ये हो गया। और अगर m इज द लीस्ट नंबर फॉर विच, जैसे मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब, मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया नहीं आया नल मैट्रिक्स, ए क्यूब कैलकुलेट किया वो भी नल मैट्रिक्स नहीं आया, फिर ए रेज पावर 4 कैलकुलेट किया, मान लिया वो नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब m बराबर 4 पे पहली बार नल मैट्रिक्स आ गया। अगर m बराबर 4 पे नल मैट्रिक्स आ गया तो 5 6 7 सब पे नल मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब ए रेज पावर 5 नल मैट्रिक्स होगा, ए रेज पावर 6 नल मैट्रिक्स होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो लीस्ट वैल्यू आया m का 4, जिसके लिए पहली बार नल मैट्रिक्स आया, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स। ये ठीक है, इसका मतलब ये भी है, मतलब लीस्ट वैल्यू बोलने के बजाय ये बोल सकते हैं कि अगर ए रेस्ट पर m -1 नल मैट्रिक्स नहीं है और ए रेस्ट पर m नल मैट्रिक्स है तो m लीस्ट वैल्यू हो गया, जिसके लिए नल मैट्रिक्स आया पहली बार, तो वो ही उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स।
ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के क्वेश्चन शायद ही आए कि वो बोलेंगे फाइंड वेदर दिस इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स और नॉट, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग वाला काम तो है नहीं, सीधा सीधा डंकी वर्क है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज पावर 4 कैलकुलेट करो। ठीक है। अब फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ए रेज टू पावर एम अगर नल मैट्रिक्स है, मैंने दोनों तरफ मॉड लिया, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट लिया, तो राइट हैंड साइड तो जीरो आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा मॉड ए रेज टू पावर एम बराबर जीरो या मॉड ए बराबर जीरो। उसका मतलब क्या है कि निल पोटेंट मैट्रिक्स के लिए चाहे कहीं पे भी कितनी भी पावर पे जाके जीरो आए, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन हम ऐसे डाल सकते हैं कि मैंने कोई मैट्रिक्स दे दिया जिसका लिए डिटर्मिनेंट जीरो ही ना हो, तो ऑफकोर्स वो निल पोटेंट तो हो ही नहीं सकता, चाहे उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड वेदर 1 2 3 1 -1 2 एंड मान लिया is find whether this is nilpotent or not। ठीक है। तो आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 -1 2 3 3 9। ये ठीक है। इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाया कि रो 3 गोज टू रो 3 -2r1 -r2, मतलब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जोड़ा, इसमें से घटा दिया, तो 2 + 1 3 में से 3 गया जीरो, जैसे 1 2 3 1 -1 2, ये तो हमने चेंज किया नहीं, ये जीरो हो गया। फिर 2 × 2 4 + -1 3, उसको इस 3 में से घटाया तो फिर जीरो, तो ये 2 × 3 6 + 2 = 8, तो 9 में से 8 गया 1, ये आ गया। अब इसके अबाउट अगर इवेल्युएट कर दें तो आंसर कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब -1 -2 विच इज़ -3। सो दिस implies mod a is not equals to 0, implies it can not be nilpotent मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस तरह का एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज मतलब ये जेई के स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है कि हम बोलें कि निलपोटेंट है या नहीं, ये चेक करके बताओ, तो उसमें कुछ दिमाग तो खर्च होगा नहीं, उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 कैलकुलेट करते जाओ जब तक जीरो ना आए। ओके। तो लेट्स सी अगर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं तो चलो यहाँ से देख लेते हैं सबसे। फाइंड वेदर दिस इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है, अपने आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, अगर ए स्क्वायर वापस ही आ जाए तो आइडेम्पोटेंट है, अगर ये ना आए तो नहीं, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है। फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके ऑफ डायगोनल एंट्री, मतलब डायगोनल को छोड़ के जितना भी है ये सारी एंट्री 0 0 0 हो जाए। तो मान लिया हमने ये एक ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसने बोला है फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो अगर ये ए है तो ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए। ठीक है। और ये शायद हमने पहले बोला होगा कि अगर हम दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके डायगोनल एलिमेंट सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर ये हो जाएगा, पहला मैट्रिक्स ये, मतलब अल्फा 0 0 0 0 0 बीटा 0 गामा, ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये डायगोनल एंट्री सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये आ गया। अब अगर ये ए के बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा के बराबर होना चाहिए, बीटा स्क्वायर बीटा के बराबर होना चाहिए, गामा स्क्वायर गामा के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा अल्फा बीटा गामा तो नंबर्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा वुड इम्प्लाई कि अल्फा या तो जीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए। ऐसे ही बीटा या तो जीरो होगा या वन होगा, ऐसे ही गामा या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जब मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 एंट्रीज हैं उसमें हर एंट्री या तो जीरो होगा या वन होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना आएगा,
तो जितने तरीके से इन 3 जगह को भर सकते हैं, ये तो पीएनसी का क्वेश्चन हो गया। तो पहली जगह को भरने के 2 तरीके, दूसरी जगह को भरने के 2 तरीके, तीसरी जगह को भरने के 2 तरीके, तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 ऐसी मैट्रिसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो डायगनल मैट्रिक्स को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, डायगनल, और जो भी एंट्रीज है वो यहाँ पे लिख दिया, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा, फिर 0 और 1। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, नहीं, पहले वाला 0 है तो दूसरा वाला 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे तीसरे वाला 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 8 कौन कौन से आ जाएगा, 0 0 0। ठीक है, फिर एक आ जाएगा 1 1 1। फिर एक आ जाएगा, अगर मैंने एक जगह 0 लिया, 2 1 लिया, तो ये आ जाएगा, या 1 0 1 आ जाएगा, या 1 1 0 आ जाएगा। अब अगर मैंने 2 0 लिया तो 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा है, डायगनल डायगनल डायगनल, या फिर 0 1 0, या फिर 0 0 1। 3 6 एंड 2 8, ये 8 मैट्रिसेस हो गया। ठीक है, तो फाइंड ऑल का मतलब क्या, ये हो गया। चाहो तो इनको ऐसे करके लिख लिया, यहाँ पे 0 0 लिख लिया। ठीक है, और किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का मॉड कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो 8 मैट्रिसेस आएगा उसमें केवल एक नॉन सिंगुलर आएगा जब तीनों एंट्रीज 1 1 1 है, क्योंकि 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, वो बस नॉन सिंगुलर होगा। बाकी जितनी भी 7 मैट्रिसेस हो उसमें कहीं ना कहीं तो 0 आ ही जाएगा, अल्फा बीटा गामा की जगह। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ idempotent number of idempotent diagonal matrices which are non singular will be 1। ये तो मैं ऐसी क्वेश्चन बना रहा हूँ कि इसी के ऊपर और क्या क्या पूछ सकते हैं। या फिर सिंगुलर मैट्रिसेस विल बी 7। इन 8 में से केवल ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका मॉड 1 आएगा, बाकी सब में इन 0 को मल्टीप्लाई करो या इसको करो, 0 0 आएगा, तो बाकी सब सिंगुलर है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन सेज इफ बी इज आइडेम्पोटेंट, तो उसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर बराबर बी दे रखा है, एंड ए इज आई माइनस बी, उसने ए मैट्रिक्स को डिफाइन किया आई माइनस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, ये प्रूव करना है। तो उसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर आई माइनस बी का स्क्वायर, तो दिस विल बी आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। वैसे तो ए माइनस बी के स्क्वायर को, मतलब ये मैंने शायद पहले बोला होगा कि a माइनस बी के स्क्वायर को अगर हमने ओपन किया तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, ऐसे लिखा रहेगा। 2ab नहीं लिख सकते। 2ab तो जब लिखेंगे जब हमें ये पता हो कि मैट्रिसेस कम्यूट कर रहा है। ठीक है, बट अगर इसमें से एक आई है, ऐसे कुछ लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू आई लिखो, दोनों बी ही होगा। उस वाले केस में हम इसको ऐसे 2b लिख सकते हैं। ठीक है, अब b आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर की जगह b लिख दिया, तो इसकी जगह b लिख दिया। i का कोई भी पावर i ही होता है, तो दिस इज आई स्क्वायर इज आई, बी स्क्वायर आई स्क्वायर आई क्यों है, क्योंकि वो तो हमेशा ही होता है। बी स्क्वायर बी क्यों है, क्योंकि वो आइडेम्पोटेंट है, माइनस 2b, तो b में से 2b गया, एक b बच गया, और i माइनस बी को ही a बोला था, तो आ गया बस क्या, ए स्क्वायर बराबर a। तो इससे हमें क्या पता लगा कि दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर दूसरा पार्ट उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि ए बी नल मैट्रिक्स है, ये प्रूव करो। गिवन का मतलब इसी क्वेश्चन में। तो ए कितना है, आई माइनस बी, इसको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी से, तो आ जाएगा ए बी बराबर, इस आई को मल्टीप्लाई किया तो बी, इस बी को मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। अब बी और बी स्क्वायर दोनों बराबर है क्योंकि बी आइडेम्पोटेंट है, तो बी माइनस बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो गया। तो मतलब ए बी बराबर नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। बी ए के लिए पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी प्री मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड ए एंड बी कम्यूट, तो मतलब अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ए आइडेम्पोटेंट है, बी आइडेम्पोटेंट है, एंड दे आर कम्यूटिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। ए बी एक नया मैट्रिक्स होगा, तो मान लिया हमने वो मैट्रिक्स सी है, सी इज ए बी।
तो ये भी आइडेम्पोटेंट है, ये प्रूव करना पड़ेगा। उसका नाम है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी। ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि डायरेक्टली सी स्क्वायर का मतलब वैसे तो होगा ए बी का स्क्वायर, बट दिस वोंट बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, वो तो पहले ए बी लिखा, तो इसको लिखा ए बी। अब ये वाली फैक्ट यूज होगा कि ए बी और बी ए बराबर है, इसलिए इसको फ्लिप कर दिया। ए, इसको लिख लिया ए बी बी। अब ए स्क्वायर ए के बराबर है, बी स्क्वायर बी के बराबर है, तो ये ए बी आ गया विच इज सी। तो सी स्क्वायर बराबर सी मतलब आइडेम्पोटेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो वापस वही डेफिनेशन है विच वी हैव ऑलरेडी डन। फिर आगे इनवॉल्यूटरी क्या होता है ये बता दिया है। प्रूव दैट ए इज इनवॉल्यूटरी, तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो। ठीक है, और देख लो वो आई के बराबर आया नहीं है, अगर आ गया तो इनवॉल्यूटरी है, वरना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 2 से फाइंड कंडीशन इफ दिस इज इनवॉल्यूटरी। फिर कोई बात नहीं, अगर ये इनवॉल्यूटरी है तो ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया तो ये आ गया मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी होने के लिए ये आई होना चाहिए। आई का मतलब क्या है कि 1 0 0 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये एंट्री 1 होनी चाहिए। 0 0 अपने आप मैच हो रहा है, 0 0 अपने आप मैच हो रहा है, ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया कि ए स्क्वायर प्लस ए सी भी 1 होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी सी भी 1 होना चाहिए। हम्म, तो फिर इन्होंने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से कितना हो गया, ए सी माइनस बी सी बराबर 0। तो ए टाइम्स सी टाइम्स ए माइनस बी बराबर 0। तो या तो सी बराबर 0 और ए बराबर बी। ठीक है, अगर सी बराबर 0 हो गया, ये सब तुम मत पढ़ो। हाँ, अगर सी बराबर 0 हो गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1 और ए बराबर +-1। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया कि मैट्रिक्स को उसने बोला गया था, ऐसे करके बोला था, तो ए +-1 हो गया, तो ये +-1। बी पे कोई लिमिट नहीं है तो बी ऐसे ही रह गया। सी 0 हो गया और माइनस ए विल बी -+1। तो दो मैट्रिसेस तो ये आ गया। ठीक है, ये कब आ गया, व्हेन सी इज 0। एंड आई होप क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं मिला। हाँ, तो दो आंसर तो ये आ गया। फिर उसके बाद या फिर कितना होना चाहिए, ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी है तो यहाँ से और यहाँ से सेम ही चीज़ आएगा, बट ये सेटिस्फाई होना होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए सी बराबर 1। हाँ, तो कंडीशन वैसे ही हो गया, दिस एंड ए इज इक्वल टू बी। अगर मेरे को कंडीशन लिखना है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये वाली मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका ना ए शुड बी +-1 एंड मतलब इसके लिए कंडीशन कितना है, ए इज इक्वल टू +-1 एंड सी इज इक्वल टू 0। या तो ये या फिर ये। सो दिस वॉज क्वेश्चन 2। फिर क्वेश्चन 3 सेज प्रूव दैट दिस इज निल पोटेंट एंड फाइंड इंडेक्स। कोई बात नहीं, इसमें ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस्ट पावर 4 ये कैलकुलेट करते जाओ। अगर 0 जहाँ पे आ जाए वो इंडेक्स हो जाएगा, उतना ही पावर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम चीज़ है, दिस इज निल पोटेंट और नॉट। तो पहले तो मैंने इसका मॉड चेक किया तो मॉड तो 0 आ गया, तो उसकी तरफ से तो डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, तो इसलिए फिर यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रखा है कि ए स्क्वायर ही 0 आ गया बाई चांस। अब ए स्क्वायर 0 आ गया तो निल पोटेंट हो गया, तो मतलब ये क्वेश्चन तो ईजी निकला। ठीक है, तो आई होप दिस शुड बी क्लियर।